तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए क्लाइमेटोलॉजी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फर्दर आगे जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनके लिए एक बेस है ये, तो इसको समझना और इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इस टॉपिक में हम जो बातें डिस्कस करने वाले हैं वो एक तो होगा टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, और एटमॉस्फेयर की हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद में मेन टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ टेम्परेचर का मतलब है किसी भी सब्सटेंस के हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में, यानी कि कोई चीज़ हमें ठंडी या गर्म फील होती है उसको कहा जाता है कि ये इसका टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर के बारे में जब बात हम करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो ओशनोग्राफी में भी वाटर के टेम्परेचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट रिसेंटली अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो रिसीव करता है जो टेम्परेचर वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर मिलता है उसको सन से, जबकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ से रिसीव होता है उसका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर को हीटअप करने के अंदर। अब ये कैसे होता है तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर की हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में, तो यहाँ एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सन से जो रेज आ रही है, इन रेज को हम कहते हैं, ये जो कमिंग रेज फ्रॉम सन है इनको शॉर्ट वेव कहा जाता है, जबकि इन्हीं वेव्स को जब अर्थ वापस रेडिएट करती है तो इसको लॉन्ग वेव्स कहा जाता है, या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से जब सन से हमें जो शॉर्ट वेव्स रिसीव होती है इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 14% होती है, तो इतनी कम क्वांटिटी होने की वजह से इसका रोल एटमॉस्फेयर को हीटअप करने के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता है, जबकि अर्थ अपने तरफ से जो रेडिएट बैक करती है या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करती है उसका रोल एटमॉस्फेयर को गर्म करने के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ की जाती है। एक है ग्राउंड रेडिएशन। इसका क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड ग्राउंड रेडिएशन। तो देखिए अर्थ का जो सरफेस है जब वो सन से हीट रिसीव करने के बाद में जब रेडिएट बैक करता है अपने अंदर से हीट को, तो उसको कहा जाता है ग्राउंड रेडिएशन, या इसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से एक और टर्म यूज़ होती है वो है काउंटर रेडिएशन। ये प्रोसेस होती है जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी अर्थ अपनी तरफ से हीट को या जो रेडिएशन है उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू बाहर निकालती है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाकर वापस बैक होती है अर्थ के सरफेस की तरफ, इसे कहा जाता है काउंटर रेडिएशन। तो देखिए दोनों टर्म्स अलग अलग है, लेकिन अगर कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म करने में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो कौन से रेडिएशन का होता है, तो आपका आंसर होगा काउंटर रेडिएशन। तो ये है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखिए हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर किन किन मोड्स के थ्रू होता है, किन किन मीडियम्स के थ्रू होता है, तो उसमें ये 4-5 पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट इंसुलेशन। इसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की थी कि सन से जो शॉर्ट वेव्स हमें मिलती है जिसका रोल बहुत कम रहता है, अप्रॉक्स 14%, तो उसका इतना बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसको काउंट किया जाता है एटमॉस्फेयर की हीटिंग के लिए। नंबर 2 आता है कंडक्शन। तो देखिए कंडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एयर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट का ट्रांसफर होना ही कंडक्शन कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ क्या दे रखा है हमने, द अर्थ surface is heated during the daytime after receiving solar radiation and the air coming in contact with warmer ground is also heated because of transfer of heat। तो इसका सिंपल सा मीनिंग इतना ही है कि यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल से हीट जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती है। इस पूरी प्रोसेस को ही कंडक्शन कहा जाता है। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों मॉलिक्यूल्स में हीट का जो डिफरेंस है या टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर एक मॉलिक्यूल में हीट कम है दूसरे में ज़्यादा है, तो वो ट्रांसफ़र तभी हो पाएगा जब दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है यहाँ पर कंडक्शन। बट जैसा कि हम जानते हैं कि एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड से हीट का ट्रांसफ़र जब एयर में होता है तो वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल तक नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो फ्यू मीटर्स तक ही उसका इफेक्ट बना रहता है। तो इसी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट होता है यानी लोअर एटमॉस्फेयर होता है वहाँ तक ही इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा हायर लेवल पे आपको ये इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट जो तरीका हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कंडक्शन। इसके बाद में हम आते हैं नंबर 3 पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए रेडिएशन का मतलब होता है कि विदाउट एनी मटीरियल मीडियम जब किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसे कहा जाता है रेडिएशन। अब क्योंकि यहाँ पे ये अर्थ से रेडिएट हो रहा है तो उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जा रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है द अर्थ सरफेस आफ्टर रिसीविंग इंसुलेशन फ्रॉम द सन थ्रू शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गेट्स हीटेड
एंड रेडिएट्स हीट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन थ्रू आउट 24 आवर्स। यानी कि कहने का मतलब है कि जब सन से हमें हीट रिसीव होती है तो अर्थ उसको वापस रेडिएट करती है, यानी अपने अंदर ना रख के उसको रेडिएट बैक करती है। इसी प्रोसेस को लॉन्ग वेव भी कहा जाता है और इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहा जाता है। इसलिए देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ही हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करने में या कूल अप करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसा कि हमने बात किया था कि डायरेक्ट जो सन से रेज मिलती है उसका रोल बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि CO2 जिस तरीके से बढ़ेगी उस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा और उसके रिजल्ट के थ्रू अगर हम देखें तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद में अगर हम फोर्थ पॉइंट के बारे में देखें तो वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का सिंपल सा मीनिंग इतना ही होता है कि जब अर्थ का सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसके कांटेक्ट में आने वाली जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, और गर्म एयर क्योंकि एक्सपैंड होती है और लाइट होती है तो वो अपवर्ड मूवमेंट करती है। यहाँ आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जो वार्म एयर है वो अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, और जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो वहाँ जाकर उसका टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा और वो ठंडी होकर वापस से डिसेंड करेगी अर्थ के सरफेस की तरफ, क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी और वो हैवी होगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक साइकिल जो है वो चलता जाता है, इसी को ही हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो ये एक तरीका हो गया। और लास्टली इट इज़ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस क्या है, देखिए ये होता है एक हिडन हीट होती है, जो एयर जब अपवर्ड मूवमेंट कर रही होती है तो उसमें अपनी हिडन हीट होती है, उसी को लेटेंट हीट कहा जाता है। और ये रिलीज कब होती है, जैसे जैसे एयर अपवर्ड मूवमेंट करती जाती है वैसे वैसे वो अपने अंदर से हीट को रिलीज करती जाती है जो कि हिडन थी उसमें, और इसी के थ्रू आगे क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है और लास्टली कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के लिए ये लेटेंट हीट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये तरीके हमने कुछ यहाँ डिस्कस किए हैं। अब यहाँ एक टर्म यूज होती है एडियाबैटिक हीटिंग एंड कूलिंग। एडियाबैटिक टर्म का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के जब एयर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने लगे तो उसको एडियाबैटिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम देखिए दो बातें डिस्कस करेंगे, एक है एडियाबैटिक हीटिंग और एक है एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक हीटिंग का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि जब हीटिंग हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में होती है, क्योंकि जब एयर डिसेंड करती है तो उस पर एयर की जो बहुत सारी लेयर्स होती है उसका प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट करने लगती है, और जैसे जैसे हमारे अर्थ के कांटेक्ट में आने लगती है वैसे वैसे उसके ऊपर प्रेशर लगने लगता है और वो गर्म होने लग जाती है। तो बिना किसी आउटर या एक्सटर्नल फैक्टर के रोल के वो अपने आप से हीटअप होने लगती है, इसको एडियाबैटिक हीटिंग कहा जाता है। और इसी तरीके से अपर एटमॉस्फेयर में जब एयर राइज करने लगती है तो वहाँ पर उस पर प्रेशर रिलीज होने लगता है, वो एक्सपैंड होने लगती है और इस तरीके से उसकी कूलिंग होने लगती है। तो उसमें भी बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऐसा होता है, इसलिए इसको एडियाबैटिक कूलिंग कहा जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो हीट अप है और उसके कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही है, और जैसे जैसे ऊपर उठेगी उसमें कूलिंग होने लगेगी, तो ये एडियाबैटिक कूलिंग होगी। और जब यही एयर जो होगी वो नीचे की तरफ डिसेंड करेगी तो ऊपर से लगने वाले प्रेशर की वजह से वो वापस से उसमें हीटिंग होने लगेगी। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। एक वर्ड है मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर का मीनिंग सिंपल सा इतना होता है कि पूरे दिन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो एवरेज निकाला जाता है उसी को मीन टेम्परेचर कहा जाता है। अब देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये दिन के अंदर 12 नून के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने का काम 2 से लेकर 4 PM के बीच में किया जाता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये है कि अर्थ का जो सरफेस होता है उसको कम्प्लीटली सोलर एनर्जी को रिसीव करने में और अपने आप को हीट अप करने के अंदर टाइम लगता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होने की वजह से ये 12 नून पे ये रिकॉर्डिंग ना करके इसको 2 PM से 4 PM के बीच में किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 4 से 5 AM के बीच में ये काम किया जाता है। अब अगर हमको इसका मीन टेम्परेचर निकालना है, मीन डेली टेम्परेचर, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को प्लस करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर, जैसा एक एग्जाम्पल से यहाँ समझा रखा है हमने, तो इस तरीके से हम मीन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक और टर्म की, वो है डायरनल टेम्परेचर या डेली टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या होता है? जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है हर दिन का, जो 24 आवर्स में हम निकालते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है उसको ही डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। रेंज यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस होता है वो, तो ये डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इसकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका एस्पेक्ट होता है वो है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड वन इज स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स।
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को अगेन हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि पूरी अर्थ के स्पेस पे होता है तो इसको ये सभी जगह पे सेम नहीं पाया जाता है। हम देखते हैं पूरी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर सेम नहीं है, वो अनइक्वल तरीके से पाया जाता है। तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हीं फैक्टर्स के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। अर्थ पर जो लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन्स हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है और सन से आने वाली जो रेज होती है वो अलग अलग एंगल से हमारी अर्थ के ऊपर रिसीव होती है। 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल जो है डायरेक्टली बनाती है किस पे, इक्वेटर पे। और जैसे जैसे हम अपर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो एंगल होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सन की जो रेज होती है वो हमें तिरछी मिलने लगती है। तो उसका रीज़न क्या है, जैसे इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होने लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब टेम्परेचर क्योंकि सन की जो रेज है वो अर्थ के ऊपर आ रही है लेकिन वो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर सीधी आ रही है और पोल्स के ऊपर तिरछी जा रही है, इसकी वजह से ये टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, देखिए अगर इसको हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं आपको, तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि किसी एक सरफेस के ऊपर सीधी स्ट्रेट रेज आ रही हो, इस तरीके से हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट 3 रेज आ रही है किसी एरिया में और किसी एरिया के अंदर इस तरीके से स्लाइटली टिल्टेड रेज आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो तीनों रेज होंगी ये बिल्कुल एक शॉर्ट एरिया को कवर कर रही है, स्मॉल एरिया को कवर कर रही है। जबकि अगर हम इन तीनों रेज जो कि स्लाइटली टिल्टेड है ये थोड़े से लार्ज, कंपैरेटिवली लार्ज एरिया को कवर करती हैं, जिसकी वजह से ये उसके अंदर फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो स्कैटरिंग की वजह से ये उस एरिया के अंदर कम रिसीव हो पाती है। जबकि जो रेज एकदम स्ट्रेट आ रही है वो एक स्मॉल एरिया के अंदर कवर होने की वजह से वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर रहती है, इसलिए वहाँ पर हमें टेम्परेचर ज़्यादा रिसीव होता है। तो यही केस आपको यहाँ पे इक्वेटर पे और पोल्स पे देखने को मिलेगा। तो यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसको हम लैटिट्यूड्स के नाम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 2 फैक्टर, एटमॉस्फेरिक ऑब्स्ट्रक्शंस। देखिए हायर द एटमॉस्फेरिक ऑब्स्ट्रक्शंस लेसर द इंसुलेशन विल रीच टू द सरफेस as it has seen at the poles and vice versa at equator। इसका सिंपल सा मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि देखिए एटमॉस्फेयर में ऑब्स्ट्रक्शंस जितने कम होंगे उतना ज़्यादा हमें इंसुलेशन रिसीव होगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सन से जो इंसुलेशन हमें रिसीव हो रहा है, अब एटमॉस्फेयर के अंदर अगर किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स अगर जो है वो अगर सन के इंसुलेशन को हमारे अर्थ तक आने से रोक रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें इंसुलेशन कम रिसीव होगा, और अगर इसका उल्टा होता है तो हमें इंसुलेशन ज़्यादा रिसीव होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 3 फैक्टर के बारे में, दैट इज ऑल्टीट्यूड। अब यहाँ पे आप देखिए एक टर्म यूज हो रहा है नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि अगर हम 1000 मीटर की हाइट के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इसी रेट से टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाता है इसको कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये क्या चीज़ है, देखिए एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। अब जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं मीन सी लेवल से, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है और नॉर्मल लैप्स रेट से वो डिक्रीज होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि एक सेम लैटिट्यूड पर मिलने वाले ऐसे 2 एरियाज, जिनमें से एक एरिया प्लेन्स में है और दूसरा एरिया अगर किसी हाइट पे है, हिली एरिया के अंदर है, तो आप हिली एरिया वाले जो एरिया होगा उसके अंदर आप देखेंगे टेम्परेचर आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये ऑल्टीट्यूड ही होता है। तो इस वजह से ही यहाँ पर जो है ऑल्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम रिसीव होता है। एंड लास्ट इज क्लाउड्स। क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो क्लाउड कवर आप देखेंगे अगर किसी दिन क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा होता है तो सन से आने वाली जो रेज होती है वो बीच में एक ऑब्स्टिकल के तौर पे क्लाउड्स उसको हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से आपको हीट जो रिसीव होगी वो कम रिसीव होगी। जबकि एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्लाउड कवर नहीं है वहाँ पर एकदम क्लियर स्काई होने की वजह से, वेदर क्लियर होने की वजह से सन से आने वाली जो रेज होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे अर्थ के सरफेस तक आएगी। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक जो क्लियरेंस होती है या क्लियर एटमॉस्फेयर जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करने में।